हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से दिए जाने वाले क्लास 7 का मिड टर्म एग्जामिनेशन 2023 एंड 22 प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। आज का सब्जेक्ट है सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। इसको हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर एक बार रिवाइज करके जाइएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे सेक्शन ए दिया गया है। इसका पैटर्न वही है जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के एग्जाम में आपका पैटर्न आने वाला है। तो आइए देखते हैं। सेक्शन ए में टोटल 12 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप है और आपको इनको सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा गया है। डैश इज ए की फीचर ऑफ ए डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंस ऑल एक्सेप्ट ऑफ इट्स फंक्शनिंग। क्या कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी का जो की फीचर है वो क्या है और जो कि हर एक काम को इफेक्ट करता है। तो हमें पता है डेमोक्रेसी में क्या है, इक्वालिटी, मतलब कि सभी क्या है, इक्वल है। इक्वालिटी ही डेमोक्रेसी का मेन जो फंडा है वो ये है। तो यहाँ पे बी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर का नाम क्या, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। क्वेश्चन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर यहाँ पे सही हो जाएगा। सी आंसर करेक्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, What name is the elected representative who are not the member of the ruling party? रूलिंग पार्टी कौन सा होता है, विजेता टीम के अंदर का। कह रहे हैं कि अगर कोई आदमी जैसे दो इलेक्शन हुए, 2 टीम्स खड़ी हैं, 2 या 3 जो वो हैं पार्टीज खड़ी हुई हैं, उनमें से एक जीत गई। जो जीत गई उसको हमने रूलिंग पार्टी का, जो नहीं जीती उसके सामने जो अगेंस्ट है उसके उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑपोजिशन। सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हु हैव रियल अथॉरिटीज ऑफ अ कंट्री। यहाँ पे हम बात करें डेमोक्रेसी कंट्री की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री की बात कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर मेन अथॉरिटीज किसके पास में होती है, तो पीपल के पास में होती है, जनता के पास में होती है मेन अथॉरिटीज की। जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन, ये होती है हमें डेमोक्रेसी की डेफिनेशन। तो मेन पावर किसके पास में, जनता। अगर जनता चाहे तो इलेक्शन में किसी भी नेता को हरा सकती है और किसी और नेता को चुन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया, द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर एज। जैसे कि देखो आपको पता है कि अलग अलग यहाँ पे स्फेयर्स मिलते हैं। तो सबसे पहले जहाँ पे लैंड मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर। जो भी लैंड का एरिया है अर्थ पर उसे हमने क्या कहा, लिथोस्फेयर। जो भी एयर है उसे हमने क्या कहा, एटमॉस्फेयर। इसके अलावा जो वाटर का एरिया है, जहाँ पे क्या है, पानी है, उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फेयर। तो डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और इन तीनों को मिलाकर जो सर्वाइवल होता है उसे हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम और बायोस्फीयर्स कहते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, व्हाट डू प्लांट एंड एनिमल किंगडम मेक टुगेदर। प्लांट और एनिमल किंगडम को मिलाकर क्या बनता है, बायोस्फीयर। बायो मतलब कि लिविंग, तो प्लांट और एनिमल दोनों ही लिविंग है। तो बायोस्फीयर मतलब ऐसी जगह जहाँ, ऐसी चीज जहाँ लिविंग प्लांट, लिविंग थिंग्स रहते हैं। तो लिविंग थिंग्स क्या हो जाएंगे, प्लांट एंड एनिमल। तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, Which of the following gas protect us from the harmful sun rays। देखो आपको पता है कि सन से यूवी रेज निकलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो कौन सी ऐसी गैस है जो हमें उन हार्मफुल गैसेस, जो हार्मफुल रेज है उनसे बचाती है, तो ओजोन। सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओजोन एक की लेयर है, आपको पता होगा, ओजोन की लेयर है जो क्या करती है, हमें इस यूवी रेज से बचाने का काम करते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारे पोल्यूशन की वजह से वो ओजोन लेयर कम होती जा रही है जो कि काफ़ी हार्मफुल है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, Which of the following layer is the atmosphere is free from clouds। क्लाउड्स जहाँ पर नहीं है, ऐसी कौन सी लेयर है। तो देखो सबसे नीचे क्या होती है, ट्रोपोस्फेयर होते हैं जहाँ पे बहुत सारे क्लाउड्स है। उसके बाद होती है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर होती है मीजोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर ऐसी जगह है जहाँ पे क्या नहीं होती है, क्लाउड्स नहीं होते हैं, जो जहाँ पे एरोप्लेन्स वगैरह इजिली उड़ सकते हैं। तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, तो देखो क्या होगा, स्ट्रेटोस्फेयर। बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे, दिल्ली वॉज मेड कैपिटल बाय द रूलर ऑफ। दिल्ली को कैपिटल किसने बनाया था, थॉमस डंस्ट्री। यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, मुगल एम्परर हुमायूं वॉज डिफीटेड। हुमायूं को किसने हराया था, किसने डिफीट किया था, तो शेर शाह। ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहा गया, हु रोट अकबरनामा। अकबरनामा किसने लिखी थी। अकबरनामा में क्या था, अकबर की पूरी स्टोरीज बताई गई थी, उसकी पूरा वो जो आत्मकथा कहते हैं ना जिसको, वो थी। तो वो किसने लिखी थी, तो अब्बुल फजाल। बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड दीवान। दीवान का एक्चुअल में मीनिंग क्या है, तो देखो दीवान का मतलब जो पैसों का ध्यान रखता है, तो फाइनेंशियल ऑफिसर। सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन बी जिसमें 2 to 5 क्वेश्चन है और
हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो आइए देखते हैं, टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया, वाई इज द गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंटेड। गवर्नर ऑफ स्टेट क्यों अपॉइंट किया जाता है? गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड टू एंश्योर दैट स्टेट गवर्नमेंट वर्क विद इन अ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे कि देखो अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में क्या है, मुख्यमंत्री है, लेकिन चीफ मिनिस्टर है, लेकिन उसके साथ में क्या है, यहाँ पर गवर्नर है, या हम बात करेंगे वहाँ पर क्या है, राज्यपाल जिसको कहा जाता है, गवर्नर भी अपॉइंट किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि जो नेता जो होते हैं वो अपनी मर्जी से काम ना करें, उनको मतलब उनके काम को चेक करने के लिए भी कोई होना चाहिए। तो स्टेट गवर्नर वर्क विद इन रूल्स एंड रेगुलेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही वो सारा रूल्स को फॉलो करते हुए सारे काम करे, इसका इंश्योर कौन करता है? गवर्नर करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज एन इकोसिस्टम? क्लास 7th। An ecosystem include all living things, plant, animal, organism in a given area interact with each other and also with their non-living environment, weather, earth, sun, soil। देखो क्या कहा जा रहा है कि इकोसिस्टम क्या है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच का जो इंटरेक्शन है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब कि लिविंग थिंग्स एनिमल प्लांट हो जाएंगे और नॉन लिविंग थिंग्स का यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, तो देखो क्या कहा जा रहा है कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच का जो इंटरेक्शन है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। उसे क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहा गया, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ए प्रोसेस दैट ऑकर व्हेन द गैस अर्थ एटमॉस्फेयर ट्रैप द सन हीट। दिस प्रोसेस मेक अर्थ मच वार्मर देन इट would out at an atmosphere. The greenhouse effect and the things that make earth comfortable place to live। देखो क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझो यहाँ पे कि देखो ये क्या है, ये अलग अलग हम कहेंगे कि लेयर्स है, ठीक है। अब सन की रेज यहाँ से आ रही है, 3-4 लेयर को क्रॉस करके सन की जो वो हम कहेंगे हीट अर्थ तक आ रही है, और वापस क्या करते हैं, ये इसको पार करके वापस नहीं जा सकते, जिसकी वजह से अर्थ क्या हो जाती है, हीट गर्म हो जाती है। अब इसका फ़ायदा ये है कि जैसे चंद्रमा की अगर बात करते हैं, मून की बात करते हैं, तो वो दिन में बहुत गर्म और रात को बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, लेकिन अर्थ को इससे फ़ायदा होता है कि टेम्परेचर नॉर्मल बना रहता है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये जो हीट को ऑब्जॉर्व करने ज़्यादा ऑब्जॉर्व कर पा रही है, जिससे बिल्कुल वापस नहीं जा पा रही है। अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जितना भी बर्फीला एरिया है वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे बहुत सारे जो देश हैं वो डूब सकते हैं। तो आने वाले टाइम में इसको दिक्कत करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम यहाँ पे, व्हाट वाज द रोल ऑफ द जमींदार इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। जमींदार क्या करते थे? देखो ये राजा होता था, ये जमींदार होता था, ये किसान होता था। तो राजा क्या कहता था, जमींदार को कहता था कि भाई इनसे टैक्स वसूलो। तो जमींदार क्या करता था, किसानों से टैक्स लेता था और वापस राजा को दे देता था। द जमींदार इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन is collect the revenue from the peasants. They act as a intermediaries between the rulers and the peasants। क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी देखते हैं, जिसमें 6 और 7 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 8 मार्क्स के हैं टोटल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ द मुगल इन्वेंशन इन द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में जो मंगोल्स के आक्रमण थे उसके बारे में हमको बताना है। तो देखो क्या कहा गया है, Mongol attack on Delhi Sultanate to increase during the reign of the Alauddin Khilji in earlier of the Muhammad Tughlaq rules. Both Alauddin Khilji and the Muhammad Tughlaq construct a new garrison town in their soldiers and collect tax from the land between the Ganga and the Yamuna, keep to soldiers fed. Alauddin choose a pay of soldiers to cash rather than iqat, and where the Muhammad Tughlaq used to take a currency made of the cheap metal। देखो क्या कह रहा है कि जब कब अटैक शुरू हुए थे, जब अलाउद्दीन खिलजी थे और मोहम्मद तुगलक के समय में ज़्यादा आक्रमण शुरू हो गए थे, और उन्होंने क्या किया, अपने सोल्जर्स के लिए ऐसी एरिया बना दिया यमुना और गंगा के नज़दीक, जिससे क्या हो, उनके लिए काम करना आसान हो जाए, और वो कैश देना ज़्यादा प्रेफर करते थे। और ये क्या जो तुगलक थे वो क्या देना पसंद करते थे, चीप मेटल के कॉइन्स देना पसंद करते थे। लास्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ हमारा अभी सेक्शन सी का। उसके बाद देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देखो क्या कहा जा रहा है कि सभी को इक्वल प्रोटेक्शन का मतलब है कि लॉ जो है वो सभी के लिए इक्वल है, अमीर गरीब कुछ नहीं देखेगा, सबके लिए इक्वल है। मेन बेसिक यही है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज द ब्रिटिश ओरिजिन, ब्रिटिश से ओरिजिन हुआ था। इट मीन दैट नो वन रिच पुअर लो हाई ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल इज अबव द लॉ एंड एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ स्टेटस इज पोजीशन इट इज टू बी ट्रीटेड इक्वल एंड सब्जेक्ट द सेम फॉर्म ऑफ द कोर्ट इंटरफेरेंस। देखो क्या कहा गया, सभी कुछ भी हो, चाहे रिच या पुअर, फीमेल या फीमेल, हाई और लो, कुछ भी सब इक्वल है। अगर वो कोर्ट में गए हैं तो वहाँ पे सब एक जैसे ही हैं। डेमोक्रेसी सजेस्ट नो वन शुड बी ट्रीटेड इन अनइक्वल बेसिस ऑफ देयर वेल्थ, कास्ट, कलर, रिलीजन एंड जेंडर। इसके बिहाव पर क्या है, किसी में भी कोई जो है अनइक्वलिटी नहीं होगी,
सभी में इक्वलिटी होगी लॉ को लेके। तो ये हमारे सेक्शन सी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। सेक्शन डी में केस स्टडी और सेक्शन ई में मैप वर्क है। अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो भी बनाऊं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर हैं। थैंक यू गाइज।